प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने अध्ययन किया कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित एवं अनंत होती हैं, परंतु आवश्यकता विशेष की ही एक समय विशेष में पूर्ति की जा सकती है। आवश्यकताओं की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1854 में जर्मन अर्थशास्त्री एच गोसेन द्वारा किया गया था। इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कहा जाता है। लेकिन इस नियम को क्रमागत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नाम देने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है। अभिप्राय या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आशय, जैसा कि हम पूर्व के व्याख्यान में वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, इस प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं। और जैसे जैसे हम किसी वस्तु विशेष का उपभोग करते हैं, त्यों त्यों आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने से आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि आवश्यकता के पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर वस्तु से प्राप्त उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसी को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पिछली इकाई की तुलना में अगर किसी इकाई की अतिरिक्त इकाइयों का जब प्रयोग किया जाता है, तो जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अन्य बातें समान रहने पर पिछली इकाई की तुलना में कम हो जाती है, तो इस घटती सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता में कमी की दर घटती बढ़ती समान या परिवर्तनीय हो सकती है। दी गई परिभाषाओं में प्रोफेसर बोल्डिंग ने मुख्य रूप से परिभाषा यह दी है कि जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है, तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। And as a consumer increases the consumption of any one commodity, keeping constant consumption of all other commodities, the marginal utility of the variable commodity must eventually decline. प्रोफेसर बोल्डिंग इस प्रकार यह कह सकते हैं कि किसी समय पर मनुष्य ज्यों-ज्यों किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है, त्यों तो उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोगिता गुण कम होता चला जाता है, और इस प्रवृत्ति को ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक अर्थात संग्रह में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। अर्थात प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives from a given increase of his stock of a thing determines with every increase in the stock that he already has. इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी समय पर मनुष्य ज्यों-ज्यों किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोगिता गुण कम होता चला जाता है,
इस प्रवृत्ति को ही अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं, assumptions of law of diminishing marginal utility। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा में यह कहा गया है कि अन्य बातें समान रहे, अर्थात यह वाक्यांश सभी परिभाषाओं में जुड़ा हुआ है, अर्थात यह इस नियम की मान्यता है और इसकी सीमाएं भी इस पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त इसकी अन्य मान्यताएं और सीमाएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट, वस्तु की समरूप इकाइयां। उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां समरूप होनी चाहिए, अर्थात समान होनी चाहिए। किसी भी वस्तु की इकाइयां आकार, प्रकार, रंग, रूप एवं गुण आदि की समानता होने पर ही यह नियम लागू या क्रियाशील होगा। अगर इनमें अंतर होगा तो यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। नेक्स्ट है निरंतर उपभोग। यह नियम उस समय ही क्रियाशील होगा जब उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु के उपभोग का क्रम निरंतर जारी रहता है। यदि उपभोग प्रक्रिया में समयांतर होगा तो समयांतर अर्थात टाइम लैग यानी अंतर होगा, यानी एक समय में हम उसका उपभोग कर रहे हैं और फिर उसमें कुछ इंटरवल आ जाता है यानी अंतराल आ जाता है और उसको कुछ समय बाद हम उपभोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। यानी हमने पहले एक खाई, फिर दूसरी खाई, तीसरी खाई, ऐसी इकाई कंटिन्यूशन में यानी निरंतरता से उसका उपभोग करेंगे तो ही यह नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट है उपभोग इकाइयां समुचित हो। उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां समुचित या पर्याप्त होनी चाहिए, अर्थात सपोज करिए कि प्यासे व्यक्ति को एक एक बूंद पानी दिया जाए तो यह नियम क्रियाशील नहीं होगा, क्योंकि इससे तो उपभोक्ता की प्यास में और वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। तो तात्पर्य यह है कि इकाई ऐसी होनी चाहिए जो पर्याप्त समुचित हो, और जैसे अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे एक टुकड़ा रोटी का दे दिया जाए, ऐसा नहीं, 2 रोटी उसकी प्लेट में रखी जाए तो वह पर्याप्त है, उससे उसकी भूख कुछ शांत होगी। और अगर एक ही रोटी का टुकड़ा दिया जाएगा तो उससे भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि उपभोग की जाने वाली इकाइयों की समुचित होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए वह। और नेक्स्ट है वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हुई तो यह नियम क्रियाशील नहीं होगा, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट वस्तु सस्ती है तो उपभोक्ता उस वस्तु के अपेक्षा स्थान पर उसे स्थानापन्न वस्तु का उपभोग करना प्रारंभ कर देगा। ऐसी स्थिति में चाहे किसी हद तक सब्स्टिट्यूट वस्तु उसका बराबर सी हो तो भी किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अधिक संतुष्टि प्रदान करती है और उसी के समरूप वस्तु का उपभोग करने पर वह अपेक्षाकृत हो सकता है कभी उसे संतुष्टि कम प्रदान करे। इस प्रकार जो कोई जो वस्तु उपभोग की जा रही है उसका कोई भी स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं होना चाहिए, या अगर बाजार में स्थानापन्न उपलब्ध है तो उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो। यदि नियम क्रियाशील करना है या नियम के क्रियाशील होने का मुख्य बात यानी अन्य बातें जो समान रहने पर से तात्पर्य है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात अगर उपभोक्ता एक रोटी खा रहा है और उसके पश्चात उपभोक्ता भांग पी लेता है या अन्य किसी ऐसी वस्तु का सेवन कर लेता है जिससे कि रोटी की अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग से उसकी उपयोगिता उसे बढ़ती हुई मिलती है, तो ऐसी स्थिति में वह यह नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन एवं आदत अपरिवर्तित रहने चाहिए। हम मांग के नियम को भी पढ़ेंगे, उसमें भी कई बातें इसी की तरह लागू होगी।
तो हम ये कह रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर ही यह नियम क्रियाशील होगा। उसके अंतर्गत आय, रुचि, फैशन और आदत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु के अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ने लग जाएगी और यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। नेक्स्ट है सुखमय आर्थिक दशा। यह नियम सुखमय आर्थिक दशा में ही लागू होता है। उदाहरण के लिए बहुत भूखे व्यक्ति की को रोटी खिलाने से प्रारंभ में रोटी की उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ती है, लेकिन जैसे ही भूखा व्यक्ति सुखमय दशा में पहुंचता है तो रोटी की आगे की इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव न पड़ना। अर्थात इस नियम के क्रियाशील होने के लिए यह मान्यता है कि उपभोक्ता पर प्रदर्शन का कोई भी प्रभाव न पड़े। जैसे कि यदि निम्न आय वर्ग के लोग उच्च आय वर्ग के लोगों के साथ देखा देखी किसी वस्तु को अधिक मात्रा में रखना प्रारंभ कर देते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त की गई उस वस्तु की क्रमिक इकाइयां एक निश्चित सीमा तक घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव न पड़ना को हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने संतरों की इकाइयां लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और एक बिंदु है सीमांत उपयोगिता, एक है सीमांत उपयोगिता की प्रकृति और कुल उपयोगिता की प्रकृति। अब प्रथम संतरे की उपयोगिता 30 के बराबर प्राप्त हो रही है। अगर हम प्रथम संतरे का उपयोग कर रहे हैं तो हमें 30 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। दूसरे से 25 के बराबर, तीसरे से 20 के बराबर, चौथे से 15 के बराबर, पांचवे से 10 के बराबर और छठे से इस प्रकार घटते हुए क्रम में, और एक स्थिति में ऋणात्मक भी हो जाती है, शून्य होकर ऋणात्मक भी हो जाती है। और यह ए बी सी जो है सीमांत उपयोगिता वक्र है। इसमें जैसे जैसे संतरों की इकाइयों के उपभोग में वृद्धि की जाती है त्यों त्यों उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई नजर आती है। साथ ही साथ संतरों की छठी इकाई के उपयोग से, चूंकि उपभोक्ता को छठी इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, अतः इस इकाई पर उपयोगिता शून्य हो जाती है, जो बी है पूर्ण तृप्ति बिंदु है। और अगर हम 7वें संतरे का और उपयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें 7वें संतरे का उपयोग करते हैं तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और वो -5 हो जाती है। इस प्रकार संतरे की इकाइयों का जैसे जैसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, जिसे हम इस रेखा चित्र में बता रहे हैं, जिसमें हमने ओ एक्स अक्ष पर लिया है संतरों की इकाइयां और ओ वाई अक्ष पर लिया है सीमांत उपयोगिता, जिसके अंतर्गत एक स्तंभाकार चित्र सामने, एक वक्राकार चित्र, रेखा चित्र प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें ए बिंदु पर हमें सीमांत उपयोगिता वक्र में एक इकाई पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता सबसे अधिक है और वह धीरे धीरे गिरते हुए क्रम में बी बिंदु पर पूर्ण तृप्ति बिंदु पर आ जाती है और सी पर ऋणात्मक बिंदु पर पहुंच जाती है। अब इसमें यह कहा जा सकता है कि संतरे की इकाइयों का जैसे जैसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। अब हम इसमें यह कह सकते हैं वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक होती विभाज्य वस्तुएं और एक होती है अविभाज्य वस्तुएं। विभाज्य वस्तुएं जिन्हें छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है तथा विभाजन से सीमांत उपयोगिता पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, जैसे कि दूध, दही, सब्जी, फल इत्यादि। इनका वक्र इनका चित्र डायग्राम जो है या हम रेखा चित्र जो बनाते हैं वो रेखा या वक्र चित्र बनता है, जबकि अविभाज्य वस्तुएं
वे वस्तुएं जिनकी पूरी इकाई का उपभोग किया जाता है, विभाजन करने पर सीमांत उपयोगिता शून्य भी हो जा सकती है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि। इनका चित्र स्तंभाकार बनता है। अगर जैसे हमने टेबल को टुकड़े टुकड़े कर दिया तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सीमांत उपयोगिता विभाज्य और अविभाज्य वस्तुओं में अलग अलग तरीके से लागू होती है। विभाज्य वस्तुओं में बनने वाला वक्र रेखा वक्र या रेखा चित्र के द्वारा निरूपण कहलाता है और अविभाज्य वस्तुओं में बनने वाला चित्र स्तंभाकार चित्र कहलाता है। आगामी व्याख्यान में हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण और अपवाद के बारे में अध्ययन करेंगे।